स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, वो किस कंडीशंस में परफॉर्म होता है, और साथ में अपन ये भी जानेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन कैसे एक वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए, और ये कैसे प्लांट को कुछ बेनिफिट भी देता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में भी अपन वीडियो में आगे जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन के अपन पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। जहाँ पे अगर अपन पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। डेट मीन्स लाइट की प्रेजेंस में ही फोटो रेस्पिरेशन होता है। फिर यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ फिक्स्ड CO2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ कार्बन होता है। कार्बन का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉस ऑन कार्बन एस CO2। इसका मतलब ये है जैसे कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू आप CO2 जो होती है एटमॉस्फेयर से वो सिंथेसाइज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। डेट मीन्स कार्बन का फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स में। उसी कार्बन का यहाँ पे CO2 की थ्रू वापस वो रिलीज हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन का लॉस होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि इसको अपन वेस्टफुल प्रोडक्ट बोलते हैं। वेस्टफुल प्रोसेस, वेस्टफुल प्रोसेस यहाँ पे अपन इसको इसलिए बोलते हैं जैसा कि इसके नाम में आ रहा है फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे अपन जानते हैं ATP का प्रोडक्शन होता है, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CO2 का लॉस होता है और साथ में ATP एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होती। इसका मतलब एनर्जी का भी लॉस और कार्बन का भी लॉस, इसलिए इसको अपन वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। यहीं पे अगर अपन C4 और C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो C3 प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है, C4 प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा ये प्रेजेंस के लाइट की प्रेजेंस में होता है। CO2 यहाँ पे लॉस होती है, यहाँ इसको अपन वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। और साथ में यहाँ पे ये C3 प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। अब अपन ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं कि किन किन ऑर्गन्स में ये होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किन प्लांट के सेल ऑर्गन्स में होता है, और उनका जो सीक्वेंस होता है वो भी यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आता है पेरोक्सिसोम, और उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है इस सीक्वेंस में होता है, और ये जो फोटो रेस्पिरेशन ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो यहाँ से जो प्रोसेस होती है वो तो एक बड़े लेवल पे समझने वाली रिएक्शन है, तो वो तो अपने NCERT में नहीं दे रखी और उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना समझने की ज़रूरत है मैं अभी वीडियो में आगे बताऊँगा। उसके अलावा एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, फिर पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, वापस माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम, और पेरोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो प्रोसेस होता है ये साइक्लिक होता है और ये तीनों ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। तो इन तीनों ऑर्गन के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे अपन ये बात कर लेते हैं, ये तो अपन ने जान लिया किन किन ऑर्गन्स में होता है। अब अपन ये जान लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो C3 प्लांट्स में क्यों होता है और C4 प्लांट्स में क्यों नहीं होता। ठीक है, इसका जो सिंपल सा रीज़न है वो ये है कि जो केल्विन साइकिल होती है, केल्विन साइकिल, वहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है रूबिस्को। और यहाँ पे जो C और O है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस एंजाइम की कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को। ठीक है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कार्बोक्सिलेज की अगर अपन बात करते हैं, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस ये दोनों कॉम्पिटिटिव होते हैं। डेट मीन्स जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रूबिस्को उसके लिए ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है
तो ये कार्बोक्सिलेज इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसकी एक्टिविटी ऑक्सीजनेज के लिए ज़्यादा होगी। तो C3 प्लांट्स में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो सेल्स में इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही कंसंट्रेशन रहती है, उसी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। लेकिन C3 प्लांट्स में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से ये जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है वो बूस्ट अप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जहाँ जिसको अपन क्रेंज एनाटॉमी और हैच एंड स्लेक साइकिल की मदद से बोलते हैं। तो अगर वो नहीं जानते हो तो यहाँ पे आई बटन पे मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो में आप हैच एंड स्लेक साइकिल और C4 प्लांट्स के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। तो C4 प्लांट्स में तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को सोर्स करता है, लेकिन जब C3 प्लांट्स में ये ही रूबिस्को एंजाइम जब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को शो करता है तो ये शो करता है अपन को फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है और किस कारण से CO2 रिलीज होती है और ATP का कंजप्शन होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब रूबिस्को ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को शो करता है तो RUBP ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये C3 प्लांट्स की बात हो रही है, यहाँ पे याद रखना जरूरी है, ये C3 प्लांट्स में होता है। और ये केल्विन साइकिल में RUBP होता है जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, ये अपन जानते हैं। तो जब RUBP ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो दो चीज़ें बनाता है, एक तो 3 कार्बन का PGA फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है, जिसको अपन PGA बोलते हैं इन शॉर्ट में, जो 3 कार्बन का होता है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, प्लस वहाँ पे वो एक और प्रोडक्ट बनाता है जिसको अपन बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, ये 2 कार्बन का होता है, ठीक है। अब इस 2 कार्बन का ही डिसोसिएशन होता है इन सभी एंजाइम्स के बीच में। अगर आपको इन सब के बीच में रिएक्शन जाननी है तो आप इंटरनेट पर डायरेक्ट लिख दीजिए फोटो रेस्पिरेशन के रिएक्शंस, तो आपको तीनों डायग्राम के मदद से मिल जाएगी, लेकिन वो हायर लेवल पे हैं और वो एग्जाम्स में नहीं आएंगे, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाएगा। सिंपली फोटो रेस्पिरेशन पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे ये पूछा जाएगा कि अगर रिएक्शन की बात आती है तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि RUBP से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, PGA बनता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। अब यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट का फिक्सेशन होता है और यहाँ पे याद रखना ATP का कंजप्शन होता है, ठीक है। जो अपन ने जाना था लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ATP, उसका यहाँ पे कंजप्शन होता है और उसकी मदद से फिर यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाती है। तो फोटो रेस्पिरेशन में अपन ने ये देखा कि ATP और CO2 का रिलीज हो रहा है, लेकिन ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल क्यों है, अब यहाँ पे ये बात आती है। तो अगर इस बात की पॉइंट की बात करते हैं तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो C3 प्लांट्स होते हैं वो हाई लाइट एरियाज में नहीं होते, वो ज़्यादातर लो लाइट कंडीशन में ही अपना फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। लेकिन जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी, उस टाइम पे क्या होता है, लाइट के कारण जो प्लांट्स की सेल्स है वो डैमेज हो सकती है। उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए ये जो प्लांट है ये फोटो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, जहाँ पर क्या होता है जो लाइट एनर्जी होती है वो डिसोसिएट हो जाती है। डिसोसिएट का मतलब है CO2 रिलीज होती है, ATP कंजप्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव जो पावर होती है लाइट की, उससे प्लांट को ये बचाता है फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे मैंने फोटो रेस्पिरेशन की टोटल बातें पॉइंट्स बता दिए हैं जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।